तो दलाल स्ट्रीट पे हाल ही में जो ये भारी वित्तीय भूकंप आया ना, चलिए आज इस गहरे विश्लेषण में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। आखिर कैसे दुनिया के एक कोने में हुई हलचल ने हमारे घरेलू बाजार की जड़ों को इतनी बुरी तरह झकझोर दिया, आइए समझते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए। जरा इस भारी भरकम आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। घबराहट में हुई बिकवाली के सिर्फ एक ही सेशन में, जी हां, सिर्फ एक सेशन में इतनी बड़ी संपत्ति बाजार से पूरी तरह साफ हो गई। मतलब निवेशकों की गाढ़ी कमाई एक झटके में धुआं हो गई। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम इन 5 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, ब्लैक ट्यूसडे क्रैश। दूसरा, जियोपॉलिटिकल ऑयल शॉक। तीसरा, भारत के मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनोज। चौथा, अलग अलग सेक्टर्स का नुकसान और विदेशी निवेश की वापसी। और आखिर में इस मार्केट के तूफान से निपटने के तरीके। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। ब्लैक ट्यूसडे क्रैश, 10 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान। अब ये सब ब्लैक ट्यूसडे के उस खौफनाक दिन अपने चरम पर पहुंचा जब बेंचमार्क सेंसेक्स 1500 से भी ज्यादा अंकों तक धड़ाम हो गया। निफ्टी 50 भी बड़ी मुश्किल से 23,500 के स्तर पर टिका हुआ था। लेकिन देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद उन 10 हफ्तों के भीतर सेंसेक्स में लगातार 13% की भारी गिरावट दर्ज की गई। फरवरी से शुरू हुए इस जियोपॉलिटिकल टेंशन ने एक तरह से कहें तो धीरे धीरे बाजार का दम ही घोट दिया था। और सच कहें तो ऐसे तनावपूर्ण माहौल में राजनीतिक हस्तियों के बयान बिल्कुल आग में घी का काम करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी को ही ले लीजिए, जहां उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व सीज फायर लाइव सपोर्ट पर है। इस एक बयान ने बाजार के डर को सीधे सीधे ट्रिगर कर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन बस होने ही वाला है, और बस वहीं से अंधाधुंध बिकवाली का दौर शुरू हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जियोपॉलिटिकल ऑयल शॉक। भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन कैसे लड़खड़ाया। तो चलिए पहले गिरते हुए डोमिनोज पर नजर डालते हैं, और वो है कच्चा तेल। हम सब जानते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे संवेदनशील इंजन है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरत का लगभग 85 से 90% हिस्सा बाहर से मंगवाता है। फरवरी के आखिर में ब्रेंट और WTI क्रूड की कीमतों में जो भयानक उछाल आया, उसने ब्रेंट क्रूड को $160 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया। और जब एनर्जी की कीमतें इस तरह बेकाबू होती हैं ना, तो पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिलकर रह जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब इस ऑयल इंजन को चलाने का खर्च बढ़ता है, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत तगड़ा झटका लगता है। एक्सिस डायरेक्ट का डेटा एक बड़ी ही चौंकाने वाली हकीकत सामने रखता है। कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 की बढ़ोतरी भी भारत के सालाना आयात बिल में $1.5 से $2 बिलियन का भारी भरकम उछाल ला देती है। ये कितना बड़ा फॉरेक्स ड्रेन है जो पूरी अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाने की ताकत रखता है। यहीं से बात जुड़ती है सेक्शन 3 से, भारत के मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनोज, ग्लोबल ऑयल स्पाइक्स का घरेलू असर। कैनरा बैंक और एक्सिस डायरेक्ट की रिसर्च इस डरावनी चेन रिएक्शन को बिल्कुल साफ कर देती है। क्रूड में केवल 10% की बढ़त, सोचिए सिर्फ 10%, किस तरह मैकेनिकली महंगाई दर यानी CPI को 18 से 20 बेसिस पॉइंट्स ऊपर धकेल देती है, और चालू खाता घाटे यानी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को 25 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा देती है। एक बार ये शुरू हो जाए तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, बिल्कुल एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह, जहां एक के गिरने से दूसरा अपने आप गिरता चला जाता है। इन सारे दबावों ने मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म यानी महातूफान खड़ा कर दिया। नतीजा, रुपया गिरकर 95.32 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा के नियमों को और सख्त करना पड़ा। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी आगे आकर देशवासियों से ईंधन और फर्टिलाइजर की खपत कम करने की अपील करनी पड़ी। मतलब संकट अब सिर्फ शेयर बाजार की स्क्रीन तक सीमित नहीं था, ये सीधे आम जिंदगी को प्रभावित करने लगा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, सेक्टर्स का नुकसान और विदेशी निवेश की वापसी, दलाल स्ट्रीट पर विजेता और हारने वाले। और आखिरकार इन भारी मैक्रो इकोनॉमिक दबाव ने उस आखिरी डोमिनो को भी गिरा ही दिया, यानी हमारा शेयर बाजार। ऐसे पैनिक के माहौल में बाजार पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ IT, बैंकिंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स थे जो बुरी तरह पिटे, लेकिन दूसरी तरफ ONGC और ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम एनर्जी कंपनियों को कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा फायदा मिला। सच है ना, हर बड़े क्रैश में कुछ गिने चुने लाभार्थी जरूर उभर कर आते हैं।
लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो वो काफी डरावनी थी। कुल मिलाकर कहें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप से लगभग $115 बिलियन, जी हां, $115 बिलियन पूरी तरह साफ हो गए। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी हमारे FIIs घबराकर भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालने लगे और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सीधे अमेरिकी डॉलर की तरफ भागने लगे। ये पूंजी का एक बहुत बड़ा और तेज पलायन था। और ये भारी बिकवाली सिर्फ कुछ गिने चुने शेयरों तक सीमित नहीं थी। सभी 16 प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स में ये लाल निशान देखा गया। लेकिन इस पैनिक सेलिंग की सबसे गहरी चोट स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों पर पड़ी, जो क्रमशः 3.2% और 2.5% तक टूट गए। ब्रॉड मार्केट के मुकाबले इन छोटे शेयरों में नुकसान कहीं ज्यादा था, जिसने रिटेल निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा खौफ पैदा कर दिया। तो अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, मार्केट की तूफान से निपटना निवेशकों के लिए सर्वाइवल गाइड। अब जब सारे डोमिनोज गिर ही चुके हैं तो इस उथल-पुथल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन ठोस और प्रैक्टिकल तरीकों की जिन्हें अपनाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है निवेश के मनोविज्ञान को काबू में रखना। बजाज फिनसर्व की इनसाइट्स भी इसी बात पर जोर देती हैं कि भावनाओं में बहकर डर के मारे बिकवाली करने से बचना चाहिए। देखिए, बाजार के क्रैश अक्सर अस्थायी होते हैं और असली जीत तो उन्हीं की होती है जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर डटे रहते हैं। और यहीं से हमारी एक क्लियर स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। सबसे पहले पोर्टफोलियो की अच्छे से समीक्षा करना, निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना, एसेट्स को रीबैलेंस करना, और सबसे खास बात, जब अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पर मिल रहे हों तो उस डिप में खरीदारी के मौके खोजना। यही एक स्मार्ट निवेशक की पहचान है। एक अनुशासित रवैया ही इस अस्थिरता को एक बेहतरीन अवसर में बदल सकता है। अगर हम क्रैश की बुनियादी परिभाषा को ही याद रखें तो अनुशासित रहना काफी आसान हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि पैनिक सेलिंग या किसी वैश्विक झटके के कारण आई ये अचानक गिरावट दरअसल बाजार की साइकिल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो निवेशक बाजार में टिके रहते हैं और पूरे संयम के साथ रिकवरी का इंतजार करते हैं, अंत में वही मुनाफा घर ले जाते हैं। चूंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये वैश्विक तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, तो ये सवाल पूछना बेहद जरूरी हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी वित्तीय तैयारियों को मजबूत रखना ही सबसे बड़ा बचाव है। जरा सोचिए, जब दुनिया में अगला डोमिनोज गिरेगा तो क्या वर्तमान रणनीतियां उस नए तूफान का सामना करने के लिए पूरी तैयार हैं? बस इसी एक